नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे साय सरकार के पूरे होने जा रहे एक साल को लेकर, जहां 13 दिसंबर के कार्यक्रम से पहले ही कांग्रेस ने मनपसंद ऐप को लेकर सरकार पर हमला बोला है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने आरोप लगाते हुए कहा कि युवाओं का भविष्य खराब करने के लिए सरकार ने ऐप खोला है, जिसको लेकर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश महामंत्री ने कांग्रेस पर दोषारोपण करने का आरोप लगाया है। तो चलिए शुरू करते हैं मुद्दा ऑन टाइम। छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब दुकानों की जानकारी मनपसंद ऐप के माध्यम से शराब प्रेमियों तक पहुंचाने के लिए ऐप लॉन्च किया, जिसमें सभी ब्रांड की जानकारी के साथ ही ब्रांड की रेट भी एक क्लिक पर उपलब्ध है, जिससे लोग अपनी पसंदीदा शराब नजदीकी दुकान पर जाकर खरीद सकते हैं। जिसको लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि क्या सरकार एक साल के रिपोर्ट कार्ड में मनपसंद ऐप को अपनी उपलब्धि बताएगी? क्या भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा यही रिपोर्ट कार्ड में उल्लेख करेंगे? क्या यही मोदी की गारंटी है? अगर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं तो उनका स्वागत है। साथ ही हमारा सवाल भी है, क्या अगर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, क्या उन्होंने किसानों से किया हुआ वादा 3100 रुपए समर्थन मूल्य से धान खरीदी हो रही है क्या? इसको स्पष्ट करना चाहिए जेपी नड्डा जी को। और लगातार छत्तीसगढ़ के युवाओं को बर्बाद करने के लिए इस सरकार ने मनपसंद ऐप लॉन्च किया है, ताकि घर घर डिलीवरी कर सके और छत्तीसगढ़ के युवाओं को बर्बाद कर सके। क्या ये भी मोदी गारंटी है क्या? और आज भी लगातार घटनाएं घट रही है। क्या इनको भी रिपोर्ट कार्ड जब सौंपेगी तो इनका भी उल्लेख होगा क्या? पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार का एक साल पूरा हो रहा है। कांग्रेस को यह देखना चाहिए कि चुनाव से पहले हमने जो वादे किए थे उन्हें मोदी की गारंटी के तहत हमने कितना पूरा किया। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने अवैध शराब बेचने का धंधा शुरू किया था और हम शराब प्रेमियों को सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, विष्णुदेव साय जी की सरकार के 1 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और अब कांग्रेस को और दीपक बैज जी को यह देखने की आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पहले जो हमने मोदी की गारंटी में वादे किए थे उसमें हमने कितने वादों को पूरा किया है। लेकिन हम वो काम नहीं करेंगे जो कांग्रेस ने किया कि कोचियों का सहारा लिया, अवैध शराब बेचने का धंधा चालू किया। आज उनके अधिकारी चाहे अनिल टूटेजा हो, चाहे उनके कांग्रेस के कार्यकर्ता ढेबर हों, आज वो जेल की सलाखों के पीछे शराब के मामले को लेके। इसलिए शराब का अवैध धंधा 2-2 गल्ले दुकानों के अंदर में होते थे, वो काम बीजेपी नहीं करेगी। हम सुविधा दे रहे हैं, आप सुविधाओं को दूसरी नजरों से देख रहे हैं कि कोई जाकर भीड़ मत लगाए यदि उसको लगता है जो चीजें हैं या नहीं है। इस आधार पर हमने सुविधाओं को लॉन्च किया है, तो मुझे लगता है कि समझ। चलिए मुद्दा ऑन टाइम में आज के मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आलोक सोनी प्रवक्ता भाजपा से, अभिमन्यु मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस से और डॉक्टर आर.के. शुक्ला राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है मुद्दा ऑन टाइम में। पहला सवाल कांग्रेस से कि अभिमन्यु मिश्रा जी, रिपोर्ट कार्ड आने वाला है, रिपोर्ट कार्ड की जगह मनपसंद राग कैसे छेड़ दिया? अभिनय जी नमस्कार जी। आपके साथ सभी व्यूअर्स को नमस्कार, मेरे साथी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार, आलोक जी को और शुक्ला जी को नमस्कार जी। देखिए, सबसे पहले तो इससे सरकारी नीति और रीति का सबसे पहले समझ में आता है कि सरकार किस ओर जा रही है और क्या चाहती है। आपने देखे कि सरकार ने मनपसंद ऐप लॉन्च करने के लिए दिन भी कौन सा चुना? उसके लिए बाल दिवस का दिन चुना। तो ये सब चीजें जो हैं,
और सबसे पहले बात बताऊंगा कि जब इसका शासकीकरण रमन सिंह जी के कार्यकाल में किया जा रहा था, रमन सिंह जी के मुख्यमंत्री रहते हुए, तब उस समय ये वादा किया गया था इसके द्वारा शराब बिक्री धीरे धीरे सिस्टमैटिक तरीके से बंद की जाएगी और इससे कोचिया खत्म होगा। जबकि आज आप देख रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के 10 महीने जो हो चुके हैं, कोचिया किस प्रकार से जगह जगह सक्रिय है, जगह जगह कई जगह तो शराब, अवैध शराब के पैसे के बंटवारे के लिए लड़ाई झगड़े तक हो रहे हैं भाजपा के नेताओं के बीच में। तो यहाँ ये समझ में आता है कि अगर आप कोई चीज का ऐप या किसी चीज का अगर कोई भी सुविधाजनक किसी चीज को बनाते हैं, मतलब आप उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं जी। तो आप अभी जैसे मैं सुन रहा था संजय श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि भाई भीड़ लगाए आपका आदमी इंसान को घर में बैठे बैठे मिल जाए, तो माने आप चाहते हो कि इसका चलन बढ़े। और ये ऐसे है विनय जी, क्योंकि हमें अभी आलोक जी के जब बारी आएगी वो हमारे ऊपर सवाल उठाएंगे कि आपने शराबबंदी का बात की थी और नहीं की थी, तो उसका कारण भी बता दूं मैं। जो शासकीकरण शराब का किया गया 6 से 7 हजार करोड़ लगभग जो सालाना राजस्व का एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा 6-7 हजार करोड़ का हिस्सा जो है वो शराब से आता था। और हमने लगातार समिति गठन करके ये काम भी किया कि 6-7 हजार करोड़ की एक वैकल्पिक व्यवस्था अगर हो जाए तो उस समय फिर चरणबद्ध तरीके से शराब को बंद किया जाए। ठीक है। लेकिन अभी बता दूं इस सरकार ने उस 6-7 हजार करोड़ के टारगेट को बढ़ा करके इस साल का रखा है टारगेट की अगले साल लगभग 13 हजार करोड़ की हमें बेचनी है। और उसी कड़ी में इन लोगों ने ऐप लॉन्च किया है। तो कहीं ना कहीं ये ऐप जो है वो युवाओं के लिए भी घातक है। महिलाएं इसका लगातार विरोध कर रही हैं कि अब मोबाइल में और हाथ में सभी युवाओं के आप मनपसंद ऐप डाउनलोड करेंगे और तरह तरह की शराबें उसमें देखेंगे और मंगाया करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की सामाजिक बुराइयों को और आगे पुश करने के बजाय इनको थोड़ा सा संकुचित करना चाहिए। धीरे धीरे ठेकों की संख्या कम करनी चाहिए, ना कि इसको बढ़ावा देने के बजाय। ठीक है, चलिए इसका जवाब हम आलोक सोनी जी से ले लेते हैं। आलोक जी, जिस प्रकार से शराब का एक कहें डिजिटलाइजेशन करके कहीं ना कहीं प्रोत्साहन करने और युवाओं का भविष्य खराब करने का आरोप कांग्रेस की ओर से लगाया गया है, आलोक जी जवाब दीजिए। आलोक जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, मुझे जी आलोक जी, मैं अपना सवाल दोहराता हूं। जिस प्रकार से शराब का डिजिटलाइजेशन कर युवाओं का भविष्य खराब करने का आरोप कांग्रेस की ओर से लगाया गया है, जवाब दीजिए। अभिनय जी, यदि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को यदि आप देखते हैं जी, कांग्रेस की स्थिति जो है कि कोई भी एक नेता सर्वमान रूप से वहां पर मौजूद नहीं है जिसे वहां के कार्यकर्ता बाकी के नेता जो अपने लीडर के रूप में स्वीकार कर सके। एक भूपेश बघेल जी की कांग्रेस है, एक टीएस बाबा की कांग्रेस है, एक दीपक बैस की कांग्रेस है, कई गुटों में ये बटी हुई कांग्रेस है। हर बार एक नेता आकर के ये बयान देकर के चले जाते हैं, इनके नेता जो है कुछ ना कुछ श्रेय लेने की कोशिश होती है। ये आपसी होड़ जो लगी हुई है ना, इसी आपसी होड़ की वजह से ये जो है उन मुद्दों तक पहुंच जाए जहां पर इनको विपक्ष के रूप में रहते हुए पहुंचना चाहिए। ये गैर जरूरी बातों को बढ़ावा दे रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो बातें हो रही है इस बात की ओर इशारा करती है कि आज कांग्रेस पूरी तरह से बिखरी हुई कांग्रेस है। और दीपक बैस के बयान को भी मैं उसी बिखरी हुई कांग्रेस के रूप में जोड़ के देखता हूं कि आज वो वर्तमान मुद्दों से भाग करके वो ऐसे मुद्दों पे जा रहे हैं, ऐसे मुद्दों पे कटाक्ष करने की बात कर रहे हैं। देखिए, सरकार का क्या काम है? अगर सरकार कोई काम कर रही है किसी भी प्रकार के व्यवसाय में, हालांकि मैं इससे सही नहीं ठहराता व्यक्तिगत रूप से कि सरकार शराब का व्यवसाय करे, लेकिन यदि कर रही है तो उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है विनय जी, वो उतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो जनता के समक्ष उसके आय व्यय से लेकर के उन सभी सिस्टम को पूरी तरह से यह पता चल सके जनता के पास में कि अगर सरकार इसमें काम करी तो उनके पैसे ही है, वो पैसे भी जनता के पैसे। अगर कोई आय हो रही है, चाहे शराब की बिक्री से हो रही है या शराब की खरीदी की प्रक्रिया हो रही है, तो पैसा जनता का पैसा है। तो उसमें जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, उससे बढ़ाने के लिए कि एक दुकान में कितनी शराब रखी हुई है, किस तरह के ब्रांड्स रखे हुए, एक सुविधा भी है और एक ट्रांसपेरेंसी का भी बात हो रही। ये वो आप समझिए, उससे एक आप दो गल्ले वाली स्थिति नहीं हो रही है कि आप जो है एक भूपेश बघेल का गल्ला था शराब दुकान में और एक गल्ला जो था छत्तीसगढ़ शासन का चल रहा था।
तो हम तो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, सुशासन लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो मुद्दों से भटकाव की स्थिति है कांग्रेस के पास में, और 1 साल आज कंप्लीट होने को आ रहे हैं, पूर्ण होने को आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। ठीक, हमने लगातार उन सभी तमाम वादों को, चाहे महतारी वंदन की बात हो या कांग्रेस के वादों को या सरकारी भर्ती प्रक्रिया की बात हो, उन तमाम वादों को लगातार पूरा करते जा रहे हैं। टीएससी घोटालों की जांच की बात हो, कहां कमी रह गई? हमने सारे वादों को पूरा करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन आज भी कांग्रेस जो है वो मुद्दे नहीं है उनके पास में, इसलिए इस तरह के मुद्दों पे बात कर रही है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम वापस लौटेंगे। आलोक जी, पहले राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी का रुख कर लेते हैं। आर.के. शुक्ला जी, साय सरकार का 1 साल पूरा होने जा रहा है। सरकार एक तरफ जहां अपनी उपलब्धियां गिनाने जा रही है, दूसरी तरफ विपक्ष उनकी जो विपक्ष सरकार पर आरोप लगाने में और सरकार को चुनौती देने में व्यस्त है। इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, विष्णुदेव सरकार के शायद 10-11 महीने पूर्ण होने को हैं, और अभी जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय जी भी बता रहे थे, और आज की डिबेट में शायद एक ही मुद्दा चल रहा है कि जो सरकार ने शराब का डिजिटलाइजेशन किया है वो उचित है या अनुचित है। मेरा मानना है कि इस मुद्दे के है ना 2 दृष्टिकोण हैं जी। पहला होता है सामाजिक दृष्टिकोण, दूसरा होता है आर्थिक दृष्टिकोण। अब इसमें पहले हम आर्थिक दृष्टिकोण पर थोड़ा सा प्रकाश डालें तो निश्चित रूप से शराब एक ऐसा मादक पदार्थ है या वस्तु है जिससे सरकारों की इनकम बढ़ती है जी। हाँ, और यदि आर्थिक दृष्टिकोण को आधार मान के चला जाए तब तो जो सरकार ने डिजिटलाइजेशन किया है वो सही है। उससे 2 फायदे होंगे, कौन शराब खरीद रहा है और कितना पैसा उस शराब के ठेकेदार के अकाउंट के पास आ रहा है। कम से कम यहाँ ट्रांसपेरेंसी तो हो रही है। लेकिन लोकतांत्रिक सरकारों को आर्थिक दृष्टिकोण से कहीं ऊपर उठकर सामाजिक दृष्टिकोण पर भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि शराब जैसे मुद्दे से सामाजिक ताना बाना कहीं ना कहीं चोट पहुंचती है। युवा बेरोजगार हैं, छत्तीसगढ़ में भी हैं, अन्य प्रदेशों में भी है, बेरोजगारी एक समस्या है। और जब आदमी बेरोजगारी के साथ साथ मादक पदार्थों की तरफ और बढ़ता जाएगा तो समाज का भी पतन होगा, उसके परिवार का भी पतन होगा। जी ठीक है, इसी के साथ कांग्रेस से सवाल कर लेते हैं अभिमन्यु मिश्रा जी। जैसा कि आर.के. शुक्ला जी ने कहा कि खराब है लेकिन ये व्यापार ये शराब है, और जिस प्रकार से कांग्रेस पर दोषारोपण या कहें डिजिटलाइजेशन को गलत तरीके से कर दोषारोपण करने का आरोप भाजपा ने लगाया है, क्या कहेंगे अभिमन्यु मिश्रा जी? जी देखिए, डिजिटलाइजेशन का विरोध होना स्वाभाविक है, क्योंकि जहां जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सीधे 6-7 हजार करोड़ से अब 13,000 करोड़ के राजस्व तक पहुंचने की बात है, तो ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे और कठिन होता जाएगा कि कहीं ना कहीं शराब कल्चर को छत्तीसगढ़ में कम करना। आप स्वयं देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में शराब की खपत कितनी ज्यादा है, और बाहर से शराबें भी तस्करी होती है, और उसके कोविड काल में किस प्रकार की चीजें हुई सब आपने देखा। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे इसको कम करने की बात है, और इसको बढ़ावा देने की जरूरत नहीं। और के बाद यही ट्रांसपेरेंसी का जो अभी बात कर रहे थे पार्टी के प्रवक्ता, तो फिर अगर ट्रांसपेरेंसी उनको इतनी चाहिए तो एक तो सीधे सीधे सरकार ने फिर अब शराब खरीदने के भी क्यों नियम लिया है ये बताएं। क्योंकि पिछली बार जब ये लोग थे तो शराब बेचने का नियम लाया, उसमें पूरा जो सिस्टम था एक शराब का वो पूरा खराब करने के इन्होंने काम किया। वो सीधे सीधे सरकार के राजस्व से जुड़ा मामला हो गया शराब, और उसके बाद अब ऐप लॉन्च कर रहे हैं। तो ये जो धीरे धीरे और जटिल करते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं पूरे शराब के भरोसे ही जो ये सरकार चलाना चाह रहे हैं। और बीजेपी के प्रवक्ता थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि भटकाने और बातें इधर उधर की करने की बात है, तो किस तरीके से बातों को भटकाया गया उनके द्वारा ये आपने अभिनय जी अभी देखा जी। हमने सीधा सीधा सवाल किया कि शराब को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं शराब को बढ़ावा देने की बात है, ऐप लॉन्च करना, घर पहुंच सेवा देना। आप जितना किसी भी चीज को आप ईज लाते हैं किसी की रीच के लिए, तो मतलब उसका आप बिक्री बढ़ाना चाहते हैं।
लेकिन आलोक सोनी जी ने जवाब क्या दिया, वो कांग्रेस की बात कर रहे थे, कांग्रेस के अलग अलग गुटों की, उन पता नहीं क्या क्या मनगढ़ंत बातें उन्होंने करी। मैं तो कांग्रेस में हूं, मुझे नहीं पता आपको भारतीय जनता पार्टी में होकर कांग्रेस के अंदर ज्यादा बातें पता है आलोक जी, मैं तो आज बड़ा आश्चर्यचकित हूं। खैर, ये सब जो उनके आरोप हैं, ये तो हम सीधे सीधे खंडन करते हैं। और हमारी पार्टी का मामला हमारे पार्टी में कौन नेता की गुट है, कौन नेता की गुट नहीं, हमको खुद नहीं मालूम, आलोक जी हमको बताते हैं। खैर, वो बात है। यहाँ क्या है कि शराब को लगातार भारतीय जनता पार्टी शराब पर इतना फोकस क्यों करती है? अगर आपको ऐप लाना था तो बेसिक जो इंसानी जरूरतें हैं वो शिक्षा और स्वास्थ्य है, आप शिक्षा लाते, फ्री पुस्तकें उपलब्ध कराते, पीडीएफ उपलब्ध कराते, आप स्वास्थ्य के लिए ऐप लाते, इस प्रकार की चीजों का हम स्वागत करते। लेकिन शराब में इतना जी और प्राण देके ये सरकार पड़ी हुई है, तो फिर कहां इसका स्वागत किया जाए? ठीक है, चलिए आलोक जी, जिस प्रकार से कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार शराब के सहारे सरकार चलने या सरकार चलाने के लिए की तैयारी में है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शराब की बिक्री से जो आय होती है इसमें कोई दुमत नहीं है कि बहुत बड़ा रेवेन्यू का पार्ट जो है विनय जी आता है सरकार के पास में। कांग्रेस का शासन होता है, किसने मना किया था इनको कि शराबबंदी कर दें? आज जिस शराबबंदी के लिए बात करते हैं, रोकने की बात करते हैं, लेकिन जब हाथ में सत्ता आई तो उन्होंने उसमें घोटाला कर दिया। आज ये बोल रहे हैं कि 6,000 करोड़ की रेवेन्यू है, 7,000 करोड़ की रेवेन्यू है, और छत्तीसगढ़ शासन ने टारगेट रखा है कि 12,000 करोड़ तक जा सकता है। तो छत्तीसगढ़ शासन ने देखा कि कैसे उसमें 4 से 5,000 करोड़ रुपए, 6,000 करोड़ रुपए के आसपास का घोटाला हो, 6,000 करोड़ की रेवेन्यू है। अगर दोनों को आप मिलाते हैं तो लगभग रेवेन्यू 12,000 करोड़ के आसपास क्रॉस करती है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कांग्रेस इस बात को स्वीकार कर रही है जी कि जो शराब के रेवेन्यू में घोटाला किया गया था और जो पैसे घोटाले के तहत कमाए गए थे जी, इसी वजह से जनता का नुकसान हुआ। तो ये सब जो जनता का नुकसान है, जनता की लीकेज है, इन सबको रोकने के लिए ही सरकार उन तमाम कदम को उठा रही है। और आज हम बात कर रहे हैं सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में आज वापस से विष्णुदेव साय ने सेंट्रलाइज परीक्षा प्रक्रिया को अपना लिया 8वीं और 10वीं बोर्ड के लिए, 5वीं बोर्ड के लिए, ताकि जो शिक्षा का स्तर है वो बढ़ सके। मातारी बंधन से पोषण मिले बच्चों को, माँ को, उसके लिए 1,000 रुपए माताओं के खाते में डाले जा रहे हैं। और युवाओं को नौकरी देने के लिए, मेरी बात पूरी करने, युवाओं को नौकरी देने के लिए लगातार शिक्षा विभाग जो है वो भर्ती प्रक्रिया जारी रखी है और निकाल दी है। एक समय था कांग्रेस के शासनकाल में युवाओं को नग्न होकर के प्रदर्शन करना पड़ता, पीएससी में घोटाले हुए थे, छत्तीसगढ़ के युवाओं का हक माना गया था। इस पे कोई जवाब, इस पे कोई बात दीपक बैस जी आज करते नहीं है। मुझे पता है कि प्रवक्ता जी करेंगे इस पे जी, और कटाक्ष कर रहे हैं किस उस बात पर पे जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जिससे ज्यादा से ज्यादा हो सके ट्रांसपेरेंसी बना सके। मैं सिर्फ शराब की बात नहीं कर रहा हूँ, वो हर एक चीजों की बात करूँ। इसमें सहायता जो प्रयास है वो यही है कि जनता और सरकार के बीच में जितनी अच्छी ट्रांसपेरेंसी होगी उतना उनका विश्वास बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है, इसका जवाब हम अभिमन्यु मिश्रा जी से ले लेते हैं। अभिमन्यु जी, जिस प्रकार से आलोक जी ने कहा कि रेवेन्यू का पैसा आएगा वह प्रदेश के भले में ही खर्च होगा, कम से कम युवाओं को नग्न प्रदर्शन तो नहीं करना पड़ेगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने वही कहा कि सिर्फ शराब से ही इन लोग चलाना चाहते हैं और उसके अलावा कुछ है ही नहीं इनके पास रेवेन्यू का तरीका। देखिए, एक बात मैंने थोड़ी देर पहले जो टारगेट की बात करी उसको आलोक जी ने थोड़ा सा गलत समझ गए, तो मैं वापस उनको समझाना चाहता हूं कि ये टारगेट अधिकारियों को दिया गया है कि आपको इस साल 13,000 करोड़ की शराब बेचनी है। तो ये ऐप लॉन्च होना, उसके बाद रेस्टोरेंट और ढाबों के लिए भी एक FL2 लाइसेंस नया तरीके का ला दिए हैं कि अब वहां भी बैठा के पिलाने की व्यवस्था होगी। तो ये सब इसी कड़ी में है क्योंकि इन लोगों को बिक्री बढ़ानी है। और हमारा कहना यह है कि शराब की बिक्री बढ़ाने से कहीं ना कहीं आप तो पैसा कमा रहे हो, लेकिन जो प्रदेश के जो लोग हैं, जो लोग शराब का सेवन कर रहे हैं, उनके जीवन को आप खतरे में डाल रहे हो। तो इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। आज ऐप आया है, कल को ये हो सकता है जगह जगह स्टॉल लगा करके 4-4 से 12 पौवा लेके बैठ जाए भारतीय जनता पार्टी के लोग कि चलो भाई सरकारी कोचिए बन जाए। तो इस प्रकार की चीजें शराब को लेकर के नहीं होनी चाहिए। और आलोक सोनी जी जो 1 साल की बात कर रहे थे, तो 1 साल के आपकी मोदी की गारंटी की पोल आप भी के नेता जो खोलते हैं, आप उसे देखिए। पुरंदर मिश्रा जी ने जो आपकी पोल खोली उसको आप देखिए, विजय बघेल जी ने जो आपकी पोल खोली उसको आप देखिए।
इस प्रकार की जो लगातार बातें हो रही है, आप देखिए प्रदेश भर में कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है। आप पारदर्शिता की बात कर रहे थे, इतनी पारदर्शिता है यहाँ तो कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में लोगों की मौतें हो जा रही हैं और उसके बाद पता नहीं चलता कि मौत कैसे हो गई। कोई कहता है कि मिर्गी आ गई, तो कोई कहता है कि नेचुरल मौत है। ये इनकी पारदर्शिता है, तो ये जंगल राज है। और पारदर्शिता के नाम पे सीधा सीधा प्रशासनिक आतंकवाद जो इनका चलाया हुआ है 1 साल में, भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद नहीं समझ पा रहे हैं। लोकप्रियता की बात करते हैं, इनके खुद के नेताओं को इनके कार्यकर्ता पसंद नहीं करते, इनके मंत्रियों को कौन कौन को बना दिया गया, नए नए लोगों को। लोकप्रियता की बात तो आप ना करें, नए नए लोग आप मंत्रालय में बैठा दिए जिनसे मंत्रालय नहीं समझ रहा है, संभल रहा है, और लोकप्रियता की बात करते हैं। ठीक है, चलिए राजनीतिक विश्लेषक का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी, 13 दिसंबर को जिस प्रकार पूरे प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और 13 दिसंबर को रिपोर्ट कार्ड आने वाला है साय सरकार का 1 साल का, ये किन मुद्दों और कौन सी ऐसी योजनाएं होंगी जिनके इर्द गिर्द हमें रिपोर्ट कार्ड देखने को मिलेगा? देखिए, प्रदेश सरकार ने जो 1 साल में जी जो भी अभी तक वादे पूरे कर पाए हैं, कि वैसे ये कोई जो ना बड़ा कार्यकाल नहीं कहलाता है। 10-11 महीने अभी हुए हैं। शुरू के 2-3 महीने नई सरकार को एडजस्ट होने में लगते हैं, इनको भी लगे होंगे। हाँ, इन्होंने जो मुख्य वादे किए थे, जैसे कि उसमें था जो ना धान खरीदी की एक स्कीम थी, महतारी बंधन योजना थी, इन पर शायद इनको कुछ प्लस पॉइंट मिल सकते हैं जी। लेकिन हाँ, मेरा एक और सुझाव है, अकेले भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं, कांग्रेस को भी है, कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब बिक्री के लिए ऐप लॉन्च किया है, इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार सहित जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वो सभी सरकारें मिलकर कोई एक ऐसा ऐप लॉन्च करें जहां बेरोजगारों को घर बैठे अप्लाई करते ही रोजगार की व्यवस्था हो सके। और अगर ऐसा वो कर पाते हैं तो शायद डिजिटलाइजेशन का सही उपयोग कहलाएगा। दूसरा मेरा ये है कि ये जो कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, विपक्ष में आरोप लगाना उनका अधिकार है, लगाना चाहिए जी। लेकिन शराब की बिक्री ऐप के माध्यम से होने के क्या लाभ हैं, क्या नुकसान है, जो आने वाले नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव ही तय करेंगे कि ये स्कीम सरकार की सही है या गलत है। जी, चलिए अभिमन्यु मिश्रा जी से चर्चा कर लेते हैं। अभिमन्यु मिश्रा जी, ये जो डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी ने निकाय चुनाव की बात करी है, क्या जो ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है इसका निकाय चुनाव से कितना लेना देना है? पहले हम आलोक सोनी जी से इसी पर एक छोटी सी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आलोक जी, कितना लेना देना निकाय चुनाव को लेकर है रिपोर्ट कार्ड का? अभिनय जी, वर्तमान में हमने विधानसभा के चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने जो बहुमत दिया है, हम उस रिपोर्ट कार्ड के सामने जनता के समक्ष जा रहे हैं कि क्या करनी है और क्या हमने किया है, क्या उनके वादों को पूरा किया है। और ये हमने लोकसभा के चुनाव में देखा भी है और साथ ही साथ दक्षिण रायपुर के विधानसभा के उपचुनाव में भी देखा कि लगातार जनता ने हमें अपना आशीर्वाद, अपना प्यार दिया है। तो ये हमारा फर्ज, हमारा दायित्व है कि जनता ने यदि हमें अपना उत्तरदायित्व सौंपा है छत्तीसगढ़ में शासन के रूप में भारतीय जनता पार्टी को, तो हम उन सभी वादों को, उन सभी योजनाओं को जनता के समक्ष लेके जाएंगे, अपने रिपोर्ट कार्ड के रूप में रखेंगे और पुनः उनसे आग्रह करेंगे कि जब नगर निगम के चुनाव आएंगे, निकाय के चुनाव आएंगे, पंचायत के चुनाव आएंगे, तो वापस से भारतीय जनता पार्टी को सुशासन की सरकार के रूप में चुने जी। और ये एक फर्ज, एक दायित्व बनता है किसी भी राजनीतिक पार्टी का कि यदि 1 वर्ष में ये कोई छोटा स्पेन, मुझे पता है राजनीतिक विश्लेषण से, पर मैं नहीं मानता, चाहे आपको 1 महीने के लिए दायित्व मिला हो या 5 महीने के लिए मिला हो, 6 महीने या साल भर के लिए, आपका उत्तरदायी जनता के प्रति बनता है। तो जनता के प्रति उत्तरदायित्व होने का ये हमें अवसर मिला है, हम अवसर के अनुसार जनता को अपने रिपोर्ट कार्ड सौंपेंगे। बिल्कुल, चलिए इस पे अभिमन्यु मिश्रा जी से भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अभिमन्यु मिश्रा जी, जैसा आलोक सोनी जी ने कहा कि भाजपा रिपोर्ट कार्ड पर ही सीमित नहीं है या उससे बाध्य नहीं है, अगर निकाय चुनाव होगा, ऐसा आपकी ओर से क्या रणनीति है कि रिपोर्ट कार्ड आने के बाद भी भाजपा पर विश्वास ना जता के जनता आप पर विश्वास करे? अभिमन्यु जी। देखिए अभिनय जी, रिपोर्ट कार्ड क्या होता है? रिपोर्ट कार्ड में सरकार का
प्रोज एंड कॉन्स सारे कुछ बताए, ये एक रिपोर्ट कार्ड आप कहेंगे जी। अब सरकार स्वयं अपनी तारीफ ही करेगी, एक साल में हमने क्या क्या किया, ये किया, ये वो किया। वो अपनी कमियां नहीं बताएगी कि हमने से ये गलती हुई या हमारे से वो गलती हो गई या लोहारी डी कांड हो गया या बलौदा बाजार कांड हो गया। ये सब इनके रिपोर्ट कार्ड में ये लोग नहीं दिखाने वाले हैं। तो ये काम हम विपक्ष वालों को जनता ने दिया है 35 सीटों के साथ कि आप इनकी कमियां उजागर करें, तो ये अपनी अच्छाइयां बताएंगे, हम इनकी कमियां उजागर करेंगे और आखिरी में चुनाव। लेकिन अभिमन्यु जी, मुद्दों का चयन ऐसा होना चाहिए जो जनता के समझ में आए। जी, क्या मैंने कहा कि मुद्दों का जो चयन है विपक्ष का ऐसा होना चाहिए कि जो जनता को प्रभावित कर सके, जनता को लगे कि वाकई में हमने जो विपक्ष चुना है वो विपक्ष हमारे लिए काम कर रहा है। जी, जो मुद्दे हैं वो जनता को समझ में आ रहे हैं, पार्टी नहीं चाहती है वो बात। जी, चलिए, समय की पाबंदी के चलते हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मुद्दा ऑन टाइम में जुड़ने के लिए, अपने सकारात्मक विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। मुद्दा ऑन टाइम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।